पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि, और भी किसी को डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। पीयूष ग्रंथि की बात करें, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क की कौन सी अस्थि के अंदर या बोन्स के अंदर पाई जाती है? स्फिनॉइड अस्थि, हमने बढ़ाया था, ठीक है। स्पॉट ईएफ, स्फिनॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमोइड और फ्रंटल, यही होती है ना। टोटल कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां। तो क्रेनियम की जो स्फिनॉइड हड्डी होती है, स्फिनॉइड बोन, ये रही स्फिनॉइड बोन, ठीक है। इस स्फिनॉइड बोन के अंदर ये है पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के जैसी होती है कि नहीं होती है? ये रही मटर के दाने के जैसी, लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। अब देखो, स्फिनॉइड अस्थि में जब ये पीयूष ग्रंथि बन गई तो ये बीच में रिक्त स्थान खाली नहीं रहा। अरे खाली रह गया है, नहीं रह गया? इसको कहा जाता है सेला टर्सिला गुहा, सेला टर्सिला गुहा, या बोले तो कैविटी, सेला टर्सिला कैविटी, अस्थिल गुहा, बोन्स के बीच में जो भाग बना, इसको हमने सेला टर्सिला गुहा कह दिया। और यही कारण है कि पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या हो गया? सेला टर्सिला ग्रंथि। तो आपसे पूछा जाए सेला टर्सिला ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। फिर देखो बात करें, पीयूष ग्रंथि जो है वो 3 भागों में विभाजित होती है, 1, 2 और ये तीसरा। इसको कहा जाता है अग्रपाली लोब, पाली यानी लोब, फ्रंट लोब, मतलब इसके भी 3 भाग हैं। अगर मैं पूरा कहूं, हमारा मस्तिष्क 2 पालियों में विभाजित होता है, हमारा मस्तिष्क 2 पाली में, ये दाई पाली, ये बाई पाली, उल्टा बोला, सही बोला, लेफ्ट राइट, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और ये राइट। जो व्यक्ति राइट से लिखता है उसका ये वाला काम करता है, जो लेफ्ट से लिखता है उल्टे हाथ से, कोई है यहां पे, उनका राइट लोब काम करता है, ठीक है, विज्ञान है इसका नाम। तो जो लेफ्टी है उनका ये, और वीरू सहस्त्र बुद्धि, दोनों हाथों से उनके दोनों लोब कार्यरत है। समझ पा रहे हो? लिखने का नियंत्रण, क्योंकि हर भाग का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, तो वैसे ही हमारी पीयूष ग्रंथि भी है, वो 3 पालियों में विभाजित है, अग्र, मध्य और पश्च। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो, जो अग्र और मध्य पाली है उसका कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्र और मध्य भाग जो है उसे मिलाकर क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और एक बात बता दूं, मनुष्य के अंदर ये नहीं होता है, यानी ये पूरा एक ही भाग है और उसे नाम क्या दिया जाता है। लेकिन बाकी जितने स्तनधारी बच गए उनके अंदर अग्रपाली भी होती है और मध्यपाली भी होती है। समझ पा रहे हो बात मेरी? यस यस। फिर जो ये पश्चपाली है, पश्चपाली को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। और वैसे भी हमने बताया था पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहते हैं हाइपो? नीचे की तरफ होती है। किसके नीचे? हाइपोथैलेमस के ऊपर पीनियल ग्रंथि, इसलिए उसको हाइपरफाइसिस कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसे हाइपोफाइसिस। अब इसमें भी 2 नाम हो गए। जो अग्रपाली पश्च है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो अग्र और मध्य है, या मनुष्य में केवल यही भाग मौजूद है, 2 ही पालियां हैं मनुष्य में। आपसे पूछा जाए पीयूष ग्रंथि कितने भागों में विभाजित होती है, कितनी पालियों में बटी होती है, तो 2 पालियों में। बाकी स्तनधारियों में कितनी पालियां पाई जाती है पीयूष ग्रंथि की? तो 3 पालियां पाई जाती है। कोई डाउट? उसके बाद इससे हार्मोन की बात करें, कौन कौन से हार्मोन? सबसे पहला सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, दूसरा टीएसएच हार्मोन। ये क्या करता है? वृद्धि का काम करता है, वृद्धि का काम करता है। और अगर ये इसमें लोचा हो गया, मतलब ये बहना बंद हो गया, तो क्या होगा? ठिंगना रह जाएगा। कौन सा रोग कहते हैं उसको?
मिटिगेट्स कहा जाता है। और मान लो ज्यादा हो गया तो गिगेंटिज्म रोग के नाम से जाना जाता है, जिसको भीम कायिता भी हिंदी में कह सकते हो, अति कायिता भी इसको कह सकते हो। कायिता, काया मतलब शरीर, अति मतलब बढ़ना, शरीर ज्यादा लंबाई में बढ़ जाता है। खली में यही समस्या थी, बचपन से तो यह हार्मोन ज्यादा मात्रा में था, वयस्क होने के बाद बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी बंद नहीं हुआ, अभी भी निरंतर है। इसीलिए क्या हो रही है, हड्डियां टेढ़ी हो रही है, इसीलिए वो ऐसे चलता है। नोटिस किया आपने? हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति के कमियों से आप उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आज वो कहां है और हम कहां हैं, देख सकते हो। तो वो अपने आप में, उसने क्या करा, अपनी कमी को अपना गुण बना लिया। ठीक है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड का नियंत्रण, थायराइड और उससे स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण। तीसरा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा फॉलिकल मतलब बच्चेदानी के आकार का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, ये। इसीलिए डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के समय इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। फिर अगला कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन जिसे कहा जाता है। ये क्या करता है, अंडाणु और शुक्राणु के लिए, भाई अंडाणु महिलाओं में, फीमेल में, और शुक्राणु पुरुषों में निर्माण के लिए प्रेरित करने का काम करता है। किसको किसको, पुरुषों में तो टेस्टिस ग्रंथि को, वृक्षण ग्रंथि को, और महिलाओं में ओवरी को, अंडाशय द्वारा स्त्रावित प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रावण में। पूरी कहानी सिस्टमेटिकली बोले तो ये होगी, क्योंकि दो हार्मोन होते हैं, पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा हार्मोन नर हार्मोन है, जनन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन नर जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन पुरुषों में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिलाओं में। लेकिन कभी कभी ये इसमें भी केमिकल लोचा हो जाता है, वो चर्चा हम करेंगे जब जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। उस समय क्या होता है, अगर पुरुषों में, भाई पुरुषों में भी जो महिलाओं के हार्मोन है वो होते हैं, और महिलाओं में पुरुषों के हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी इसमें इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, तो क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है, ठीक है। या नोटिस करो भाई, महिलाएं जिनको जिमिंग का शौक होता है वो भी क्या करती है, कभी कभी सप्लीमेंट लेती है, कभी हार्मोनल चेंजेस के लिए वो दवाइयां लेती है। तो उनसे क्या होती है, उनकी मसल्स ब्लेज होने लग जाती है, बॉडी बॉडी बनाती है नहीं बनाती। महिलाओं में ये हार्मोन नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन यही तो है प्रेरित करने के लिए, मसल्स ब्लेज के लिए, मसल्स को बनाने के लिए। तो महिलाएं जब इसका सेवन करती है तो उनके भी बाइसेप्स बनने लग जाते हैं। कहीं देख लो WWE में उनकी मिसेज जो है वो यही खाती हैं, उनको खाने से ही तो बॉडी बनेगी उनकी, वरना उनके क्यों बनेगी, उनके नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो बात? तो वो हम पढ़ेंगे जब ऐसा इम्बैलेंसमेंट होता है तो क्या होता है, या उनके कारण रोग कौन सा होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तब बताएंगे इसको। फिर आते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या बता ही चुके हैं। उसके बाद पीएच, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। उसके अलावा एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एसीटीएच। ये लो भाई, हार्मोनों की लिस्ट याद करो, कार्य आधे वैसे याद हो जाएंगे। एसीटीएच नाम में ही पता पड़ा, एड्रीनोकार्टिको, एड्रीनो मतलब एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि का एक भाग है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन, कार्टिसोल भाग, उससे स्रावित होता है एड्रिनलिन हार्मोन। तो उसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, एसीटीएच। और एमएसएच तो रंगों के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था क्या पीनियल ग्लैंड ही ये इंस्ट्रक्शन देती है कि कुछ ग्राम हो तो हैंड को पीछे की ओर मूव करना, और डेंजर हो तो भागना, या कुछ एक्शन नहीं, सब पीनियल ग्रंथि इस बात के लिए इंस्ट्रक्ट नहीं करने का काम करती है। पीनियल ग्रंथि खतरे के समय एक्टिवेट नहीं होती, ये केवल अन्य ग्रंथियों को, मतलब एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए इस ग्रंथि का रोल है। खतरे के समय एक्टिवेट होने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सी भाई, एड्रिनल, वो हमने अभी पढ़ाई नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि, डू और डाई, मारो, पहले क्या होता, डरो, फिर लड़ो और भागो, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो कुल मिलाकर खतरे के समय एक्टिवेट होने वाली ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि। तो यहां पर पीनियल ग्रंथि नहीं करती है। तो खतरे के समय क्या होता है, पसीना लग जाता है चेहरे पे, आता है नहीं आता है भाई, आपको क्या होता है, कभी डर लगता है, कभी मान लो आपको गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया और थी नहीं वो, लेकिन पकड़ लिया, ठीक है, पापा ही बैठे थे, थिएटर में गए,
थिएटर मूवी देख रहे थे, पीछे की सीट पे पापा बैठे थे, और जैसे ही पता लगा ये तो यार मेरी ही औलाद है, पापा ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? पता बोले अरे मूवी देखो ना, तुम क्यों टाइम पास करो? तो पापा की आंखें फटी फटी रह गई। हाथ वाली बोले मूवी देखो ना, काय को टाइम पास करो, इधर उधर बातें कर रहे हो? तो बोले पापा है मेरे। अब उस समय क्या हालत होगी, बस वो है एड्रीनल ग्रंथि, पसीना लग जाएगा, जवान लड़खड़ाने लग जाएगी, ठीक है, आंखें साथ ही नहीं देगी, अरे झपकने लग जाती है ना, आंखों में आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे, अब यहां पे मारने वाला किस्सा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जितने भी डर लगने पे कौन सी ग्रंथि एक्टिवेट होती है? एड्रीनल ग्रंथि, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम को मोटर नर्व पर रोकने से क्या होता है? ओके, देखो एक बात, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम, देखो भाई, हम जब यंग हैं अभी, है कि नहीं? अभी तो मैं तो बहुत जवान हूं भाई, आपका पता नहीं। तो उस समय क्या होता है, हमारी सेंस जो होती है वो अच्छी होती है, सुनने की क्षमता भी अच्छी होती है, ठीक है, हम किसी चीज को छूते हैं वो भी अच्छा होता है, ठीक है। एक छोटा बेबी जो होता है ना, उसकी संवेदनाएं हमारे प्रति हमसे ज्यादा होती हैं। मतलब क्या, वो किसी गर्म चीज, भाई हम क्या होता है, चाय के कप को भी छू लें तो एक बार काम चल जाता है, हम उसकी स्टिक को ना पकड़ के, उसकी स्टैंड को ना पकड़ के, हम कप को भी पकड़ के चाय पी ले तो काम चल जाता है, क्योंकि हमारी संवेदनाएं कम है, लेकिन बच्चे की संवेदनाएं ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर वो गलती से उस कप को भी छू ले तो उसका हाथ जलेगा, सही बात है या नहीं? क्योंकि उसकी त्वचा क्या है, बहुत ज्यादा संवेदी है, सेंसिटिव है, समझ पा रहे हो? और उस सेंसिटिव का निर्धारण करने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है? एसिटाइल को एंजाइम। मतलब आपने किसी चीज को छुआ, अब देखो एक बात बताता हूं, जो खेतों में काम करते हैं उनके पैर देखना, सर्दी गर्मी बरसात एक जैसे हो जाते हैं, वो नंगे पैर ही फर्श पे भी काम कर लेंगे, सीमेंट पे भी काम कर लेंगे, मार्बल पे भी काम कर लेंगे, चाहे कितना ही गर्म हो, उनको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। हमारे पैर जलेंगे, और बेबी के पैर, किसी बच्चे के पैर उससे भी ज्यादा जलेंगे, क्योंकि उनका नियंत्रण कौन कर रहा है? एसिटाइल को एंजाइम। सुनने की संवेदना बूढ़े लोगों में क्या होती है? कम। जब थोड़ा सा बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बात की जाती है, क्या है, ऊंचा बोल थोड़ा, उनकी संवेदना सुनने की कम हो गई, देखने की संवेदना कम। मतलब हमारी 6/6, मेरी तो नहीं है भैया, इस बात पे एक्सपेक्ट करता हूं, है ना, लेकिन देखने की संवेदनाएं उनकी तुलना में क्या हो गई? ज्यादा। कुल मिलाकर सुनना, देखना, बोलना, ये सब चीजें क्या हो गई? उनकी तुलना में ज्यादा है, ठीक है। एक छोटे बच्चे को बोला जाए तेल में से पकोड़े निकालने, हाथ से निकाल लेगा क्या? नहीं। लेकिन एक शख्स, भाई दिल्ली में है ऐसी जगह, तो वो लोग अपने आप को प्रमोट क्यों करते हैं? हाथ से पकोड़े निकाल के खिलाते हैं, और खाने जाते हैं लोग, क्यों जाने जाते हैं? क्या पता हाथरस भंडार उनको ज्यादा अच्छा लगता हो, मतलब बर्तन से निकले उनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्या पता स्वाद नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। हाथरस कहते हैं, हाथरस वो अच्छा लगता है, जिसमें वो समोसे का आटा यूं पकड़ के खाना पे लेकर जाता है, तो वो ज्यादा, उनको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्वाद नहीं आएगा वरना। तो कुल मिलाकर एसिटाइल को एंजाइम संवेदनाओं को बढ़ाने का काम करता है, और उसके लिए संवेदनाएं कब बढ़ेगी? जब मोटर न्यूरॉन हमने समझाया था ना, कोई हाथ है ये रहा, तो उसमें संवेदनाएं जो ले जाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बोलो, कौन सा न्यूरॉन? एसएस, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन। समझ पा रहे हो? तीन ही तो प्रकार के बताए थे न्यूरॉन्स, बाकी हम मस्तिष्क पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे। दूसरा, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन। प्रेरित न्यूरॉन भी इसको कहा जाता है, हिंदी में नाम बदल सकते हैं, इंग्लिश में नाम नहीं बदलेगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। हिंदी में नाम कुछ और हो सकते हैं, हिंदी में मोटर भी पढ़ने को मिलेगा तो प्रेरित भी पढ़ने को मिलेगा, हो सकता है उसका कोई और सिनोनियम पूछ के आपसे नाम पूछ लिया जाए, समझ पा रहे हो? लेकिन इंग्लिश में कंफर्म है न्यूरॉन तीन ही होते हैं, इसलिए ज्यादा बेटर होगा नाम किसमें याद करें। तो मैं जहां ये बोल रहा हूं समझ जाना, क्योंकि नामों में कंफ्यूजन हो सकती है। प्रीवियसली क्वेश्चन आया, रीट में भी क्वेश्चन आया, तो उसने हिंदी में तो नाम प्रेरित के दे दिए, प्रेरित नाम से दे दिया, ठीक है, इंग्लिश में नाम मोटर ही था, क्योंकि नाम ही यही है, समझ पा रहे हो? तो मोटर। और तीसरा, इन दोनों में सामंजस्य बनाने का काम ये करता है, इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, हिंदी में अंतरा न्यूरॉन, अंतराली न्यूरॉन, कुछ भी कह दो। मध्यस्थ न्यूरॉन कौन सा कार्य करता है? तो आपका कार्य होगा इंटर न्यूरॉन। या आपसे पूछे कि दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने वाला न्यूरॉन कौन सा है? तो इंटर न्यूरॉन। या कहें संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला न्यूरॉन कौन सा है? तो संवेदी न्यूरॉन। मैं कहूं
हाथ से, त्वचा से जुड़ा हुआ न्यूरॉन कौन सा होता है? तो भी आप बोलोगे संवेदी न्यूरॉन। मैं कहूं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला न्यूरॉन कौन सा है? वो भी संवेदी न्यूरॉन। कुल मिलाकर सारे कार्य यही तो कर रहे हैं, तीसरे से चौथा कोई प्रकार होता ही नहीं है। और अब जब संवेदनाएं आ गई तो उसने मेरुरज्जु को दे दिया, मेरुरज्जु ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया किसको? मोटर को। मोटर ने क्या करा? मांसपेशियों पे गया। अब वो संकेत वहीं रुककर अपना कार्य करे। देखो मेरुरज्जु ने संकेत दिया मांसपेशियों को, ये रही मांसपेशी, तभी तो हाथ यहीं से तो सिकुड़ता है, ऐसे थोड़ी यहां से टूट के फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना? यहां तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए संकेत को यहां पर रहकर कार्य करने की जरूरत है। भाई जब हमने, मान लो ये गर्म चाय का कप है ठीक है, या तेल की कढ़ाई है, शायद गर्म चाय से तो किसी को समझ में नहीं आता, कोई कहता है सर मैं तो गरम गरम चाय पी जाता हूं, तो इसीलिए गरम कढ़ाई का तेल ले लेते, और तो इससे ज्यादा क्या करें? अब हाथ लगा के बताओ। तो जैसे आपने छुआ, छूते ही क्या हुआ? संवेदना गई, सेंसरी न्यूरॉन से मेरुरज्जु को मिली, मस्तिष्क को नहीं मिलती है, ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिवर्ती क्रियाओं में पहले सर्वप्रथम कार्यरत भाग कौन सा होता है? तो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कोड। वो हम चर्चा ब्रेन में करेंगे। तो संकेत मिल गया, अब वो संकेत देगा किसको? मोटर को। मोटर कहां है? हमारे जहां पर प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ये रहा। तो मोटर न्यूरॉन को संकेत देता है। अब वो तो यहां भी जा सकता है, लेकिन संकेत को यहीं रुकना है और यहीं पर काम करना है, इसीलिए क्या करेगा? तुरंत यहां पर वो संकेत को एसिटाइल कोएंजाइम मोटर न्यूरॉन्स पर रोकने का काम करेगा, ताकि संवेदना यहीं बने, मतलब जो इसको एक्शन दिया गया, परिणाम दिया गया, उसको यहीं रुक जाए और यहां पर क्या कार्य हो जाए, और प्रोटीन, हमारी मांसपेशियों में जो प्रोटीन है वो अवशोषित हो जाए और मांसपेशियां क्या हो जाए? सिकुड़ जाए। नहीं समझे? सिकुड़ जाए, और जैसे मांसपेशियां सिकुड़ती है हमारा हाथ क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन सब के लिए प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम। ओके और नॉट? एसिटाइल कोएंजाइम। और इसको नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? थाइमीन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से? इसीलिए बुढ़ापे में ये सारे रोल कम हो जाते हैं, ठीक है? आधों को तो पता ही नहीं करता, ठीक है? बुढ़ापे में क्या होता है, जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे और कोई चीटी, अभी तो चीटी खा रही होगी तुरंत पता पड़ जाता है चीटी खा रही है, चीटी चल रही है। बुढ़ापे में तो पता भी नहीं पड़ता, अच्छा त्वचा पे चीटी चल रही थी यार, अच्छा वो देख के बता दिया, ठीक है? कुछ लोगों को पता नहीं, बोले तेरे को सांप खा गया है, सांप खा गया, उसको पता ही नहीं पड़ रहा था यार, मैं तभी देखू कभी थोड़ी सी खुजली हो रही थी मेरे। कुछ लोग ऐसे होता है, लेकिन यंग एज में ये संवेदना बढ़ चुकी है। और कोई डाउट? नहीं, इसके अलावा और देख लेते हैं, किसी के कोई डाउट हो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ बोलिए। हम्म 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 संवेदना वो पहुंचेगी मस्तिष्क में, क्योंकि वहां पर प्रतिवर्ती क्रियाएं काम नहीं कर सकती, तो वो क्या होगा? दर्द का एहसास कराएगी। वो क्या कराएगी? हमारी दर्द का एहसास। वहां पर प्रतिवर्ती क्रियाएं हो ही नहीं सकती, तो वो कहां पहुंचेगी? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में पहुंचने कहानी स्लो होती है, ठीक है? इसीलिए गर्म खून होता है, चोट लग जाती है तो क्या होता है? पहले तो पता ही नहीं पड़ता। कभी क्रिकेट मैच खेलते ना, तो आधों को तो पता ही नहीं होता खून आ गया, मम्मी बताती है, बोल तेरे खून कहां से आ रहा है, फिर उसको पता पड़ गया, बस साइकोलॉजी वही शुरू हो गई, क्या? मम्मी दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे नहीं करते क्या? बस कहानी क्या है? संवेदना, गर्म खून, स्लो एक्शन। स्लो एक्शन, दर्द का एहसास होगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? दर्द का एहसास बढ़ने लगेगा। कहते हैं ना खून गर्म है, ठीक है? तो संवेदना स्लो मोशन में पहुंची, उसकी संवेदना तो पहुंच रही है, लेकिन उसको जाने का स्पीड क्या हो गई? कम। प्रतिवर्ती क्रियाओं की गति होना बहुत जरूरी है, और प्रतिवर्ती क्रिया एक बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेजी से गति करती है। बुलेट ट्रेन आप समझ सकते हैं? और कोई? और एक मिनट, हाँ, एक कोई और क्वेश्चन?